चलो, तो अब हम पढ़ रहे हैं हमारा थर्ड चैप्टर, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का मतलब क्या हो गया कि हमारे देश में जितनी भी कंपनी है वो दो टाइप की कंपनी है, दो टाइप के बिजनेसेस होते हैं। एक होता है प्राइवेट बिजनेस और दूसरा होता है सरकारी बिजनेस। सरकारी बिजनेस को ही पब्लिक सेक्टर बोला जाता है। देखो, एक होता है पब्लिक कंपनी और एक होता है पब्लिक सेक्टर। ये दोनों अलग अलग चीजें पहले ही बता दे रहा हूं, आगे जाके आएगा। पब्लिक कंपनी जो होता है ना वो प्राइवेट होता है और पब्लिक सेक्टर जो होता है वो सरकारी होता है। वहीं पे तुम्हें गवर्नमेंट कंपनी बोले तो गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक सेक्टर का हिस्सा है और पब्लिक कंपनी प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, तो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होता है? तो प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस वो होता है जिसको कंट्रोल कौन करते हैं? प्राइवेट लोग करते हैं, लोग करते हैं जिसको कंट्रोल। जैसे कि आज के डेट में तुम 3-4 प्राइवेट सेक्टर कंपनी के नाम जानते ही हो, जैसे कि तुम्हारा टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, है ना। फिर तुम्हारे घर के आसपास की दुकानें हो गई, यानी कि जिसमें प्राइवेट लोग कंट्रोल करते हो, प्राइवेट कंपनी होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है। वहीं पे पब्लिक कंपनी की बात करें तो जैसे एसबीआई हो गया, तो एसबीआई सरकारी कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर इंडियन रेलवे हो गया, तो ये पब्लिक सेक्टर में आ जाता है। तो अभी हम इसी चीज को देखेंगे कि कौन होता है प्राइवेट सेक्टर, कौन होता है पब्लिक सेक्टर। चलो, तो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो सबसे पहला जो फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर में वो होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब क्या हो गया कि ये सबसे अपर लेवल का बिजनेस होता है। इससे ऊपर लेवल का बिजनेस इंडिया में नहीं हो सकता है। यानी कि इसका जो बिजनेस होता है ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसको गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती है। यानी कि इसका अपना एक मिनिस्ट्री होता है। जैसे कि तुमने देखा होगा कि रेल का अपना एक मिनिस्ट्री है, रेल मिनिस्ट्री, ठीक है। जो तो बैंकिंग है तो सरकारी, जैसे एसबीआई है या फिर तुम्हारा ये हो गया अपना आरबीआई है, तो आरबीआई के लिए एक अलग मैनेजमेंट है गवर्नमेंट के पास। तो जिस कंपनी को गवर्नमेंट खुद से मैनेज करती है, जैसे कि रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ का देखा होगा, गवर्नमेंट खुद से इसको करती है मैनेज। फिर है डिफेंस, डिफेंस के लिए भी गवर्नमेंट के पास अपना एक मिनिस्ट्री है। फिर है टेलीफोन, जैसे कि बीएसएनएल सर्विसेज, बीएसएनएल का बिजनेस, ये भी सरकारी बिजनेस था, हुआ करता था। अभी अब वो प्राइवेट हो रहा है धीरे धीरे, टाटा का उसमें स्टेक आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पब्लिक सेक्टर में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखो, इसका फीचर्स पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, थोड़ा सा फास्ट में खत्म करते हैं। फीचर्स तुम्हें आएगा भी तो एग्जाम में लिख देना खुद से, ठीक है। चलो, तो इसमें गवर्नमेंट का मेन कंट्रोल होता है, जो कि अच्छा बात है, फंडिंग वंडिंग का दिक्कत नहीं होता है इससे। लेकिन डिमेरिट्स बहुत सारे हैं। जैसे ही तुम उधर जाओगे एसबीआई वाले दुकान मतलब बैंक में, वो तुम्हें एक काउंटर से दूसरे काउंटर पे भेजना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोलिंग थोड़ा सा इजी हो जाता है और भ्रष्टाचार थोड़ा सा बढ़ जाता है, ये थोड़ा दिक्कत होता है। बाद बाकी सब ठीक है, ठीक है। अब है क्या, पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो होता है, इसमें इनका अपना एक मिनिस्ट्री तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उनका अपना एक स्पेशल एक्ट होता है। जिसका स्पेशल एक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, पब्लिक एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जैसे एसबीआई का अपना एक एक्ट है जिसको एसबीआई खुद मैनेज करती है। एलआईसी का अपना एक एक्ट है। एयर इंडिया पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है एयर इंडिया, क्योंकि एयर इंडिया को अब किसने खरीद लिया है पता है तुम्हें? एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है। तो एयर इंडिया अब नहीं रहा हमारे सब लोगों के बीच, मतलब पब्लिक में, प्राइवेट हो गया वो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। फिर हम देखते हैं हमारा गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मैंने अभी तुम्हें बताया था कि जो गवर्नमेंट कंपनी होता है वो किसके कंट्रोल में होता है, पब्लिक के कंट्रोल में, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। तो पब्लिक गवर्नमेंट कंपनी कौन सा होता है, तो ऐसा कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का 51% या फिर उससे ज्यादा शेयर हो, वो कौन होता है, गवर्नमेंट कंपनी होता है। अब गवर्नमेंट कंपनी में कौन कौन सी कंपनियां आ जाती है, तो गवर्नमेंट कंपनी इज रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट बाय द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट। तो गवर्नमेंट के द्वारा इस कंपनी को रजिस्टर किया जाता है कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है। जैसे कि तुमने सेल गेल वेल का नाम सुना होगा। सेल का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो कंपनी एक्ट 2013 नया वाला एक्ट है, उसके अंदर जो भी कंपनी रजिस्टर्ड है या उससे पहले वाले किसी एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर्ड है तो वो क्या कहलाता है, गवर्नमेंट कंपनी कहलाता है। तो गवर्नमेंट के अंदर तुमने 3 कंपनी देखा, चौथा भी है। देखो 3 कंपनी देखा, 3 कंपनी में पहला कौन था हमारा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरा कौन था हमारा, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, इसको पीएसयू भी बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोला जाता है। और तीसरा क्या होता है हमारा,
गवर्नमेंट कंपनी होता है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में इनका अपना मिनिस्ट्री होता है, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के खुद के हाथ में होता है। दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में इनका एक स्पेशल एक्ट बना दिया जाता है जिसके थ्रू इसका मैनेजमेंट होता है। और तीसरा होता है गवर्नमेंट कंपनी, जो कंपनी तो कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले वाले किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन एक्चुअल में इसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है। और इसमें गवर्नमेंट का कितना शेयर होता है, 51% शेयर होता है। और ये शेयर कैसे भी करके हो सकते हैं, यानी कि जरूरी नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा शेयर हो, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर भी शेयर बना सकते हैं, 3-4 स्टेट गवर्नमेंट मिलकर भी अपना शेयर बना सकते हैं, लेकिन ये कहलाएगा क्या, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर का धीरे धीरे रोल चेंज होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि चीजों को अब प्राइवेट किया जाने लग गया है। इसमें देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उन सब जगहों पे जहां पे प्राइवेट लोगों के पास उतना पैसा नहीं हुआ करता था या वहां तक नहीं पहुंच सकता है प्राइवेट कंपनी, तो वहां के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना एक कंपनी बनाया, गवर्नमेंट कंपनी, जो कि हेल्प किया लोगों को। गवर्नमेंट हर जगह पहुंच सकती थी, हर जगह उनका अपना एक बिजनेस है। जैसे कि तुम देखो, कोई ऐसा बिजनेस का नाम बताओ जो हर जगह नहीं पहुंच सकता, मतलब गांव में सरकारी कंपनी तो है लेकिन प्राइवेट कंपनी वहां नहीं पहुंच पा रही है कोई? हाँ, ये सरकारी कंपनी है, प्राइवेट सरकारी कंपनी, चलो कमेंट में बता देना। चलो अब है रीजनल बैलेंस, तो रीजनल बैलेंस बनाने के लिए, रीजनल बैलेंस का मतलब होता है क्षेत्रीय विकास। अब सारा कंपनी दिल्ली में है, अब दिल्ली का डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होगा, वहीं पे कहीं गांव में, गांव देहात एरिया में कोई कंपनी नहीं है तो उसका डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपना कंपनी वहां पे दिया कि कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ कोई बड़ी कंपनी नहीं आ रही है, हम अपना कंपनी दे रहे हैं, उससे तुम्हारा डेवलपमेंट होगा। फिर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो जो इकोनॉमी का स्केल है उसको बढ़ाने के लिए, तो बिकॉज लार्ज स्केल कंपनीज डिमांड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू स्टेप इनटू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती थी, और बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट, सबके पास बहुत पैसे होते नहीं थे, तो गवर्नमेंट ने वहां पे भी अपना बिजनेस डाला। ठीक है, उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, तो इकोनॉमिक पावर पे कंसंट्रेशन रहा, क्योंकि अगर सारा चीज गवर्नमेंट के, हमारे यहाँ कौन सा इकोनॉमी चलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी चलता है, जिसमें कि गवर्नमेंट का भी पावर चलता है और प्राइवेट लोगों का भी पावर चलता है। ठीक है, तो अब सारा पावर अगर प्राइवेट लोगों के हाथ में चला जाएगा तो फिर गवर्नमेंट के हाथ में क्या रहेगा, तो गवर्नमेंट अपना पावर बनाए रखने के लिए भी पब्लिक कंपनियां एस्टैब्लिश करती है। ठीक है, उसके बाद है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हम सारा चीज विदेश से इंपोर्ट करते थे, या फिर अगर हमारे खुद के देश में अगर चीजें नहीं बनती ना तो हमें विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता। ठीक है, तो ये सारी चीजों को करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे स्टार्ट किया। गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर सिंस 1991, तो 1991 नाम तो सुना ही होगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना। इसके अंदर क्या किया गया था, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लाया गया था। ठीक है, तो ग्लोबल इंटरप्राइज और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, अच्छा एमएनसी का नाम सुना है, मल्टीनेशनल और कॉरपोरेशंस का, कितने सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हमारे इंडिया में काम कर रही है, यानी कि ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा देश में है उसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बोलते हैं, एमएनसी बोलते हैं। जैसे कि कोका कोला हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, फिर तुम्हारा एचयूएल हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि बाहर के देशों में यूनिलीवर के नाम से है, एक्चुअल में हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे देश की कंपनी नहीं है। ठीक है, फिर कोलगेट हो गया, डेटोल हो गया, मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी कंपनियां एमएनसीज है जो कि एक से ज्यादा देश में काम करती है। तो इसका क्या क्या फीचर्स है, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, यूज कैपिटल रिसोर्सेस। फिर है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, इसका कंट्रोल एक ही जगह से होता है, जो जहां पे है वहीं से, जैसे गूगल का कंट्रोल गूगल के ऑफिस से होता होगा, जो तुम्हारा फेसबुक है, फेसबुक का कंट्रोल फेसबुक के ऑफिस से होता होगा, तो ये सारी एमएनसीज है। फिर है फॉरेन कोलैबोरेशन, यहाँ पे विदेश के साथ कोलैबोरेट किया जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांस होता है, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए ही लोग एक दूसरे के देश में जाके अपना बिजनेस करते हैं, जहां जाते हैं उनका टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है, जो जाते हैं उनका अपना मॉनेटरी एडवांटेज होता है, जो उनको इकोनॉमिकली एडवांटेज मिलता है।
फिर एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट टेरिटरी, तो अगर हम अपने ही देश में बिजनेस करें तो हमारे पास अपने ही देश के कस्टमर्स होंगे, लेकिन हम 4 देश में बिजनेस करें तो 4 अलग अलग देश के कस्टमर होंगे, तो ज्यादा लोगों को ज्यादा सामान बेच सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए भी हमें जरूरत है। और प्रोडक्ट इनोवेशन, तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग प्रोडक्ट रिक्वायर्ड होती है और उसके लिए हमें मोटिवेशन मिलता है प्रोडक्ट इनोवेशन करने का। सैमसंग को नहीं देखती हो, कभी तोड़ने वाला फोन, कभी मरोड़ने वाला फोन, कभी फोल्ड करने वाला फोन, अलग अलग तरह का फोन बना रहा है, तो ये प्रोडक्ट इनोवेशन है। फिर देखो ज्वाइंट वेंचर, तुमने मारुति सुजुकी का नाम सुना है, मारुति अलग कंपनी है, सुजुकी अलग कंपनी है। हीरो होंडा का नाम सुना है, हीरो अलग कंपनी है, होंडा अलग कंपनी है, जो कि अब अलग हो चुके हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ज्वाइंट बिजनेस, ज्वाइंट वेंचर, जिसमें 2 अलग अलग कंपनियां एक साथ मिलकर सेम टेक्नोलॉजी, सेम कैपिटल पे काम करती है और उसको बिजनेस को ग्रो करती है। इसमें फायदा क्या होता है, तो उन बिजनेसेस का अपना अलग बिजनेस भी हो सकता है। जैसे तुम मारुति सुजुकी का देखो तो सुजुकी का बाइक भी आता है, लेकिन सुजुकी के बाइक पे तुम मारुति लिखे हुए नहीं देखोगे, है ना। सुजुकी के बाइक पे सिर्फ सुजुकी लिखा रहता है, लेकिन उनका जो 4 व्हीलर आता है वो मारुति सुजुकी के नाम से आता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हीरो होंडा, तो हीरो होंडा का तो बाइक आता था, लेकिन हीरो का साइकिल आता था, हीरो उस पे तो होंडा नहीं लिखा रहता था, है ना। और होंडा का अपना होंडा सिटी कार आता है, और भी बहुत सारा प्रोडक्ट है होंडा का, तो उस पे तो हीरो नहीं लिखा रहता था, है ना। तो ज्वाइंट वेंचर में क्या हो सकता है, दोनों अलग अलग बिजनेस मिलके एक बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे काम करेंगे। इस पे फायदा क्या क्या हो जाता है, तो इंक्रीज्ड रिसोर्स कैपेसिटी, इंक्रीज्ड रिसोर्स एंड कैपेसिटी, तो यहाँ पे रिसोर्स भी बढ़ जाता है और कैपेसिटी भी बढ़ जाता है बिजनेस का। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, तो यहाँ पे न्यू मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ जाता है, यानी कि हम अलग अलग देश में जाके बिजनेस कर सकते हैं। एटलीस्ट उन 2 देश में तो बिजनेस कर ही सकते हैं जो अलग अलग देश के बिजनेस मिलके बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि मारुति और सुजुकी, है ना। जो मारुति है वो कहाँ का है, इंडिया का है, और सुजुकी बाहर के है ना। दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। हीरो होंडा, हीरो इंडिया का था, होंडा बाहर का था, दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे थे, ठीक है। फिर है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है वो टेक्नोलॉजी उससे ले लेंगे, और जो टेक्नोलॉजी उसके पास नहीं है वो टेक्नोलॉजी हम दे देंगे, और दोनों मिलकर बिजनेस करेंगे। लो कॉस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कॉस्ट बच जाता है, सस्ता हो जाता है। एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम, दोनों का अपना अलग अलग ब्रांड नेम है, और दोनों मिल गए तो और बड़ा ब्रांड नेम बन गया, ठीक है। और इनोवेशन में भी हेल्प होता है, सारे लोग मिलकर बिजनेस करते हैं। उसके बाद है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है, तो गवर्नमेंट कंपनी क्या करती है, प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है और बिजनेस को ग्रो करती है, ठीक है। जैसे तुमने L&T का नाम सुना होगा, लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। और तो गवर्नमेंट को जब भी कोई प्रोजेक्ट पे काम करना होता है और उनको लगता है कि हमारे पास अपना कंपनी अभी बिजी है, कुछ और काम कर रही है, तो हम क्या करेंगे, उनके साथ अपना एक कोऑर्डिनेशन करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे और दोनों मिलकर बिजनेस कर लेंगे। तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी जब दोनों साथ मिलकर काम करती है तो क्या कहलाता है, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो पीपीपी फॉर्म फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। पावर में पीपीपी काम करता है, यानी कि जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें। ट्रांसपोर्टेशन में वाटर, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन में दिल्ली में जो बस चलता है, तुम्हें पता है इसमें कौन कौन सा बस सरकारी है और कौन कौन सा बस प्राइवेट है, कौन सा बस सरकारी है, हाँ हाँ, ग्रीन रेड ब्लू सरकारी है, और प्राइवेट ऑरेंज वाला क्लस्टर बस वो प्राइवेट है, वो पीपीपी है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलता है, क्योंकि आरटीबी वाला जो है वो सिर्फ प्राइवेट है, उसको उसमें सरकारी वाला काम नहीं चलता, ठीक है। लेकिन जो क्लस्टर बस है, जो ऑरेंज वाली बस है, वो पीपीपी है, ठीक है। उसके बाद है हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत सारे बिजनेसेस में ये पीपीपी चलता है, ठीक है। फिर है टेलीकम्युनिकेशन, जैसे बीएसएनएल और टाटा नया एग्जांपल है तुम्हारे लिए, ये क्या है, पीपीपी है। चलो, तो फीचर्स क्या है, फैसिलिटेट पार्टनरशिप बिजनेस पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सर्विस और पब्लिक एसेट्स, तो पब्लिक सर्विस के लिए भी किया जाता है और पब्लिक एसेट्स के लिए भी किया जाता है। जैसे फ्लाईओवर ब्रिज वगैरह बनाना हो तो गवर्नमेंट खुद काम ना करके प्राइवेट लोगों को काम दे देती है, क्योंकि तुम्हें भी पता है क्या हो गया, कॉल आ रहा था, अच्छा वीडियो चालू ही है ना, बंद नहीं हुआ ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड,
ठीक है। तो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए ही इनका पार्टनरशिप होता है, यानी कि पार्टनरशिप एट विल नहीं होता, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप होता है जिसका टाइम पीरियड फिक्स होता है। ठीक है। सुटेबल फॉर बिग एंड हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, तो जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी प्रोजेक्ट होते हैं उन सब पे काम करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, तो यहाँ पे रेवेन्यू शेयर किया जाता है, जितना भी प्रॉफिट होगा दोनों भाई बांट लेंगे। फिर है शेयरिंग शेयरिंग रिस्क भी यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो देखो तुम्हारा तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, रहने दो, रुक जाओ। ठीक है, और तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम चौथा पांचवा छठा जो भी चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।